गुड इवनिंग। क्षितिज जीएस क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है सबका। आज हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र विषय में टॉपिक श्रम विभाजन पर कार्ल मार्क्स के विचार के बारे में। श्रम विभाजन पर कार्ल मार्क्स का क्या विचार था उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं श्रम विभाजन। पहले तो हम श्रम विभाजन शब्द को जानेंगे कि श्रम विभाजन का तात्पर्य क्या है और श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन से ये मतलब है किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसे संपादित किया जाना या उसे पूरा किया जाना, ये श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे कि किसी काम को, किसी समाज में कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में अगर किसी कार को बनाना है तो कोई एक अकेला व्यक्ति पूरा कार नहीं बनाता है, एक सीरीज में काम होता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, टायर लगाता है, कोई बॉल बेयरिंग लगाता है, कोई लाइट लगाता है। तो एक व्यक्ति किसी एक ही काम को करता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया जो है ये श्रम विभाजन कहलाती है। श्रम विभाजन पर एमिल डर्कहाइम का भी जो है अपना मत है, उनका अलग मत है, लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के विचार के बारे में। डर्कहाइम का क्या विचार था इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज कार्ल मार्क्स के विचार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो श्रम विभाजन क्या है इस चीज को समझ गए। और श्रम विभाजन पर जो विचार दिए हैं कार्ल मार्क्स साहब और ये डर्कहाइम साहब, ये आखिर क्यों दिए उस टाइम में, मतलब इनके जीवन काल में उस टाइम में था क्या। तो यूरोप में औद्योगिकरण का दौर चल रहा था और औद्योगिकरण का जो था कि समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था, समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था। और उस प्रभाव ने समाज को इस तरह से आंदोलित या विघटित किया, या इस तरह से मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अव्यवस्था फैला दी कि डर्कहाइम साहब और कार्ल मार्क्स साहब को इस पर अपना विचार रखना पड़ा। ठीक है, तो चलते हैं आज कार्ल मार्क्स साहब के विचार के बारे में जानते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे डर्कहाइम के विचार को। ठीक है, तो उस टाइम की परिस्थिति क्या थी। उस टाइम की परिस्थिति ये थी कि औद्योगिकरण का दौर था और समाज जो था अव्यवस्था से गुजर रहा था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स साहब का विचार जो है ये डर्कहाइम साहब के विचार से बिल्कुल भिन्न है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये श्रम विभाजन किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में ठीक है, एक बात जो दोनों समाजशास्त्रीय चिंतक मानते थे, दोनों समाजशास्त्री मानते थे कि श्रम विभाजन जो है ये लाभदायक है समाज के लिए। ये बात डर्कहाइम साहब भी मानते थे और कार्ल मार्क्स साहब भी मानते थे। बेहतर है, लेकिन किस मायने में बेहतर है इस विचार को लेकर के मतभेद था दोनों में। बेहतर इस डर्कहाइम साहब क्या कहते थे कि समाज में जो है श्रम विभाजन से समाज में
मतलब कि सह अस्तित्व और ये सहायता करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसका विकास होता है, जिससे समाज का जो संरचना होता है सुदृढ़ होता है। लेकिन मार्क्स साहब के अलग ही थे। वो ये मार्क्स साहब ये मानते थे कि ऐसा नहीं है कि श्रम विभाजन जो है ये समाज के को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इनका कहना है कि ये समाज को तोड़ने का काम करता है। इसके कारण अलगाववाद की स्थिति पैदा होती है। कैसे होती है इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने दो स्तर पर एक सामाजिक श्रम विभाजन को लेकर के और दूसरा औद्योगिक श्रम विभाजन को लेकर के बात कही है इन्होंने। किस तरह से? दो पहला सामाजिक श्रम विभाजन और औद्योगिक श्रम विभाजन। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको चलते हैं। सामाजिक श्रम विभाजन के अंतर्गत जो मार्क्स साहब का कहना था वो ये था कि किसी भी समाज के सदस्यों को अपने जीवन यापन के लिए, सामाजिक और आर्थिक जीवन को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता है और इसके लिए श्रम विभाजन की भी आवश्यकता है। श्रम विभाजन की आवश्यकता कैसे है? तो ये बोले कि श्रम विभाजन से समाज में वस्तुओं का आदान प्रदान करने से एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होती है और श्रम विभाजन जो है एक दूसरों की ज़रूरत पूरी करने में मदद करता है। जैसे कि अगर कोई कुम्हार है और ये मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद अगर उस समाज में श्रम विभाजन न होता और सिर्फ कुम्हार ही कुम्हार रहता, तो उस मान लीजिए कि वहाँ पर फिर लकड़ी के सामान बनाने वाला नहीं रहता, तो उस समाज में लकड़ी की सामान नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दूसरे जगह से नहीं लाते। ऐसा सपोज कीजिए कि उस समाज मतलब पहले इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। औद्योगिकरण तो हुआ, बाद में औद्योगिकरण हुआ तो ऐसा नहीं कि समाज निचले तबके को फायदा पहुंचाया। औद्योगिकरण जहां तक हुआ कि निचले तबके को, छोटे समाज को उन्होंने बर्बाद करने का ही काम किया। भारत में ही लीजिए, जब औद्योगिकरण हुआ उसने हमारे हथकरघे से जो वस्त्र का निर्माण होता था, हस्तशिल्प उद्योग जो था, कहाँ गया वो? ये सारी चीजें मतलब छोटे तबके पर, छोटे स्तर पर औद्योगिकरण ने जहां तक नुकसान ही किया। तो मैं उस मायने में बता रहा हूँ कि अगर किस समाज में सिर्फ कुम्हार ही रहता और उसमें किसान नहीं होता, तो वो कुम्हार अपना बर्तन बना के क्या करता? कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए श्रम का विभाजन होना भी जरूरी है। कोई कुम्हार है तो कोई जो है किसान भी होना चाहिए, कोई बढ़ई भी होना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहता है और यही निर्भरता समाज को एक साथ जोड़ने की काम करती है। ठीक है। और दूसरा स्तर पर जो ये बताते हैं
जब औद्योगिकरण, यहाँ तक सामाजिक श्रम विभाजन को इन्होंने सही माना, लेकिन जब जब बात इन्होंने औद्योगिक श्रम विभाजन की बारी आई तो इन्होंने कहा कि औद्योगिक स्तर पर श्रम का विभाजन इस आधार पर नहीं हुआ है कि वो श्रमिकों को लाभ पहुंचाए, बल्कि औद्योगिक स्तर पर श्रम का विभाजन इस तरह से हुआ है कि वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाए। क्योंकि श्रम विभाजन होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसे कि किसी एक, मान लीजिए कोई एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को अगर किसी एक व्यक्ति को पूरा वॉशिंग मशीन बनाने दिया जाए तो महीना में मुश्किल से 2 या 3 बना पाएगा, अंदाजा नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि 2-3 बना पाएगा, 4 ही बनाएगा। लेकिन अगर उसी वॉशिंग मशीन के काम को बांट दिया जाए कि कोई एक व्यक्ति होगा जो सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक सामान लगाएगा, कोई दूसरा होगा जो स्विच लगाएगा, एक फिर उसके बाद लगने के बाद आगे बढ़ेगी और वो जो है उसके बाद कवर लगाएगा। इस तरह से क्या होगा कि काम तेजी में होगी, और जब काम तेजी में होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता जब बढ़ेगी तो श्रमिकों को क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि श्रमिक जो है वो वेतन के बदले अपना शारीरिक श्रम बेच रहे हैं। उनका फिक्स है कि महीना में 8,000 10,000 जो है वही मिलेगा, मतलब उनका जो वेतन है वही मिलेगा। उत्पादकता बढ़ी, कंपनी का लाभ बढ़ा, फैक्ट्री का लाभ बढ़ा, तो लाभ किसका बढ़ा? पूंजीपतियों का बढ़ा। यहाँ पर मार्क्स साहब जो है श्रम विभाजन को अनुचित ठहराते हैं, पूंजीपतियों के हक में बताते हैं। तो औद्योगिक श्रम विभाजन पर समझ गए कि किसी एक काम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसे संपन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो पूरा काम करेगा। कुम्हार अगर बर्तन बनाएगा तो वो क्या करेगा? पूरा बर्तन बनाएगा। एक घड़ा बनाना है उसको तो पूरा घड़ा बनाएगा, ये पूरा घड़ा बनाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मिट्टी गूंथेगा, दूसरा जो है सिर्फ चाक पे ले जाएगा और तीसरा जो है उसको बनाएगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा काम करेगा। इसमें क्या होगा औद्योगिक श्रम विभाजन में कि एक काम को कई खंडों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक काम बांट दिया जाता है खंड खंड करके, और उस व्यक्ति का जो काम है सिर्फ एक ही काम तक सीमित कर दिया जाता है। अगर कोई जो है स्क्रू टाइट कर रहा है तो वो स्क्रू टाइट ही करेगा। एक मशीन आया, उसका स्क्रू टाइट किया, आगे गया वो मशीन, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर उसका स्क्रू ही टाइट करेगा। मतलब एक व्यक्ति का काम जो है निश्चित कर दिया गया है कि वो अब जब तक वहां पर काम करेगा तब तक वही काम करेगा। इससे क्या होगा? उबाऊ स्थिति, या ऐसे कि बोल सकते हैं एक ही काम को बार बार करने से उगताने वाली स्थिति आ जाएगी। इससे क्या होगा? अलगाव की स्थिति पैदा होगी, विद्रोह पर उतर आएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है ये देखिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्या करेगा? समाज में सहयोग के आदान प्रदान को, सहयोग के आदान प्रदान पर बल देता है।
सामाजिक श्रम विभाजन क्या करता है? समाज में सहयोग के आदान प्रदान पर बल देता है, जबकि ये क्या करता है? उत्पादकता पर बल देता है, अधिक उत्पादकता पर बल देता है कि किस तरह से अधिक उत्पादन हो। ठीक है, ये किस पर बल देता है? अधिक उत्पादकता पर, अधिक उत्पादकता पर ये बल देता है। ठीक है, और इसमें 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 क्या है कि श्रमिक जो होते हैं अपने काम से मतलब रखते हैं, सरोकार रखते हैं उनसे कि मेरा जितना अच्छा होगा मुझे जो है उसका मतलब फीडबैक या उसको कह लेते हैं पारिश्रमिक उतना ही अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें काम से कोई सरोकार नहीं है। अगर एक स्क्रू ढीला भी रह गया तो क्या दिक्कत है? कौन सा मुझे मतलब मेडल मिलने वाला, मतलब स्क्रू बढ़िया से टाइट कर देंगे। काम से कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये मन से नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें ये है कि इस बार अगर कंपनी को 10% ज़्यादा फायदा होगी तो उसमें 1% या 0.1% मेरा भी लाभ होगा। उसको उत्पादन भर उसको एक श्रमिक भर रह करके सीमित रह करके रहना पड़ता है। उसको उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इस बुराई पर जो है बात करते हैं मार्क्स साहब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि औद्योगिकरण का जो हुआ वो उसका श्रम विभाजन पर क्या परिणाम पड़ा। औद्योगिकरण का श्रम विभाजन पर या औद्योगिक श्रम विभाजन का क्या परिणाम होगा या समाज पर क्या परिणाम होगा, या औद्योगिक श्रम विभाजन का जो है कि परिणाम के आउटपुट क्या आता है। ठीक है, आउटपुट के बारे में जानना कि श्रम विभाजन का इसका मतलब रिजल्ट क्या है। औद्योगिक श्रम विभाजन का चलते हैं, औद्योगिक श्रम विभाजन का परिणाम। औद्योगिक श्रम विभाजन का परिणाम पहला तो यह है कि यह जो है औद्योगिक श्रम विभाजन ये क्या करता है, लाभ पूंजीपतियों के हिस्से में देता है। इसका पहला परिणाम होगा इसका लाभ जो है औद्योगिक श्रम विभाजन से जो लाभ होगा, औद्योगिक श्रम विभाजन किया ही जाता है लाभ के लिए। और ये कोई मतलब सामाजिक नियम ऐसा नहीं कि समाज करते हैं या कोई व्यक्ति करता है, ये पूंजीपति वर्ग करते हैं। सामाजिक ये औद्योगिक श्रम विभाजन पूंजीपति करते हैं, ताकि क्योंकि पता है कि श्रम विभाजन से उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसीलिए देखते होंगे फैक्ट्री में डिपार्टमेंट अलग होता है। ऐसा नहीं कि जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक है वो फिटर का काम नहीं करेगा। ऐसा है कि मतलब उस क्षेत्र में उसे विशेषता हासिल रहती है, ठीक है, लेकिन जो उसके नीचे जो मजदूर काम करते हैं, जिसको मतलब ये पता भी नहीं है कि ये स्क्रू अगर जो हम टाइट कर रहे हैं अगर ये ढीला भी रह गया तो इस उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसे ये भी नहीं पता है, उसे भी मतलब एक अलग अलग काम में दिया जाता है। क्यों? उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इसका मेन लक्ष्य यही है कि महीना में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उत्पाद का निर्माण उत्पादन हो।
इसका मेन लक्ष्य यही है। और ये जो उत्पादन से जो लाभ प्राप्त होगा ये किसके हिस्से में जाएगा? पूंजीपति के हिस्से में जाएगा। पूंजीपति के हिस्से में ये लाभ जाएगा। कैसे? अगर हम मान लीजिए जनवरी के महीना में एक फैक्ट्री वॉशिंग मशीन, कोई कंपनी वो क्या की है, 100 मशीन बनाया है, 100 मशीन बनाया। इससे जो लाभ हुआ 100 मशीन से, मान लेते हैं कि 50 लाख में बिका, और क्या हुआ इसका 10 लाख इसमें इसका कम सारा, मतलब जो महीना का बिजली बिल जो भी था, बिजली खर्च, उसके बाद जो है श्रमिक को उनका मजदूरी देने के बाद जो बचा, मतलब जो बच गया, जो लाभ हुआ वो हुआ 10 लाख रुपया। अब क्या की कंपनी कि इस काम को क्या किया, और 2 खंड में, और छोटे छोटे खंड में अगले महीना में क्या किया, विभाजित कर दिया कि भाई तुम जो है 4 स्क्रू मत टाइट करो, क्योंकि एक स्क्रू इस साइड से टाइट करते हो फिर मशीन को घूमने का इंतजार करते हो, तो ऐसा करते हैं, ऐसा करो कि कुछ जो है श्रमिक को उस साइड से भी लगा दो, तुम इस साइड वाला 4 के बदले अब 2 ही टाइट करना, 2 वो करेगा। तो इससे क्या होगी, जब तक में टाइट होने के बाद 2 टाइट हुआ, फिर घुमाते थे, फिर 2 टाइट करते थे, इतना जो समय बचा, क्या होगा, प्रोडक्ट में मतलब वृद्धि होगी। महीना में क्या होगा, अब 100 के बदला क्या होगा, ये 150 बना पाएंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा, 15। तो ये जो 10 लाख से 15 लाख बढ़ा, मतलब 5 लाख की जो आय में, आमदनी में वृद्धि हुई, इस 5 लाख के वृद्धि से मजदूरों को कहाँ लाभ पहुंचा, उतना ही वेतन में पिछले महीना भी काम किया था, इस महीना भी काम किया। तो ये जो सिस्टम है औद्योगिक श्रम विभाजन का, ये लाभ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने भर के लिए किया गया है, ऐसा जो है कार्ल मार्क्स साहब का कहना है। ठीक है, देखिए दूसरा कि कामगारों का कामगारों का अपने उत्पाद पर नियंत्रण नहीं रहता है, नियंत्रण समाप्त हो जाता है। यहाँ अगर सामाजिक श्रम विभाजन में अगर कुम्हार उस मटका को बनाया है तो उसे हक होता है कि हम उसकी कीमत भी तय करें, बनाने से लेकर के उसके विक्रय तक उसका अधिकार रहता है, उससे प्राप्त लाभ पर भी उसका अधिकार रहता है। लेकिन औद्योगिक श्रम विभाजन में क्या है, कामगारों का अपने उत्पादन पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, उसे मजदूरी में रखा गया है, अगर स्क्रू टाइट करने के लिए या कोई बॉडी फिट करने के लिए। तो मतलब कभी ऐसा होता है कि मजदूर जो है अपने उत्पादन का जो है पूर्ण रूप भी नहीं देख पाता है, स्क्रू टाइट करते, बॉडी लगते, मशीन लगते, इलेक्ट्रॉनिक सामान लगते हुए जा करके जब वो फाइनली बनता है तो वो थोड़े ही घूर वापस आता है सब मजदूर के पास कि देखो हम तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद उधर से ही मतलब ले जाया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है, तो उत्पादन पर पूर्ण रूप से वो बना हुआ भी नहीं देख पाता है। तो फिर उस पर, उसके कीमत पर उसका नियंत्रण कहाँ से रहेगा कि इतनी मेहनत लगी है, इतना में बेचना है, इस बाजार में बेचना है, अभी मार्केट में इसका दाम कीमत जो है अधिक होने देते हैं तब बेचेंगे। इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसे सिर्फ काम भर से मतलब रहता है, मतलब कि कामगारों का अपने उत्पादन पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ठीक है, श्रमिक वर्ग का तीसरा जो परिणाम होता है क्या होता है, श्रमिक वर्ग का
श्रमिक वर्ग का अमानवीकरण होता है। अमानवीकरण कैसे होता है कि ऐसा होना चाहिए था कि उस उत्पादन में अगर हम ओवर टाइम लगा के काम करते हैं किसी उत्पाद को तैयार करने में, क्या करते हैं, उत्पाद को तैयार करने में ओवर टाइम लगा के काम करते हैं, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए कि मतलब 8 घंटा के बदला हम 10 घंटा भी कर देते, 12 घंटा भी कर देते। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारा उस उत्पादन पर नियंत्रण रहता, उसके लाभ पर हमारा हक होता कि अगर इस साल जो इस महीना जो है 5% ज़्यादा लाभ हुआ है तो हमारे वेतन में कम से कम 2% की वृद्धि करके तो दिया जाएगा। या ऐसा नहीं भी हो तो ऐसा होना चाहिए था कि मतलब श्रमिक वर्ग को ये नहीं लगना चाहिए था कि हम जो हैं पूंजीपतियों के वेतन के बदले हम अपना श्रम बेच रहे हैं, हम अपनी पारिश्रमिक बेच रहे हैं, हम अपना श्रम शक्ति बेच रहे हैं, ऐसी भावना आती है। तो ये अमानवीकरण जो है ये औद्योगिक श्रम विभाजन का ही परिणाम है। ठीक है, ये 3 चीजें। और चौथा जो है ये अलगाव की भावना को भी पैदा करता है। अलगाव की भावना को भी पैदा करता है। कैसे? तो एक ही काम को मान लीजिए कि एक व्यक्ति कोई लगा और वो क्या कर रहा है, कोई काम करने के लिए किसी एक काम के लिए उसकी भर्ती हुई थी और वो 1 साल से वही काम कर रहा है। प्रमोशन से कोई मतलब है नहीं। ऐसा नहीं कि वो HR बनेगा, मैनेजर बनेगा, सुपरवाइजर बनेगा, श्रमिक के तौर पर है। तो वही काम बार बार हमेशा वो काम करने से, बार बार करने से क्या होगा, तो उसमें उकताने जैसी प्रवृत्ति आ जाएगी, झल्लाहट जैसा उनका स्वभाव हो जाएगा। और फिर कभी एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरे मजदूर के साथ भी उनके का बहस हो सकता है, उनके मतलब उनका विचार उसके प्रति बदल जाएगा और जो है वो बगावत पर भी उतर सकता है। कम फैक्ट्री सब में क्या होता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो मतलब एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, वेतन नहीं बढ़ता। ठीक है, घर परिवार चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, काम करते हैं, एक ही काम को, ठीक है, सब दिन एक ही काम करेंगे और भी अच्छा है, लेकिन वेतन भी तो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही काम कर रहे हैं तो वेतन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वही काम तुम तब भी कर रहा था, अब भी वही कर रहा है, तो वेतन क्यों बढ़ाएं। और उनको वो दूसरे डिपार्टमेंट में लगाएंगे भी नहीं जिसमें उसकी ज़्यादा रुपया होगी। तो इससे बेहतर होगा क्या, तो ऐसे में क्या होता है, तो मैनेजर के प्रति, सुपरवाइजर के प्रति उसमें रोष बढ़ते जाता है और ये अलगाव की स्थिति को जन्म देती है। क्या करता है, अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। ठीक है, चारों परिणाम। अब जब देख लेते हैं कि मार्क्स साहब ने इतना तो बता दिया कि भाई ये है सामाजिक श्रम विभाजन, ये है औद्योगिक श्रम विभाजन। उन्होंने औद्योगिक श्रम विभाजन का परिणाम भी बता दिया कि भाई दरखाइम साहब, जो आप जो कह रहे थे कि श्रम विभाजन से समाज में एकता उत्पन्न होती है, तो कहाँ उत्पन्न हो रही है, यहाँ तो अलगाव पैदा हो रहा है। यहाँ होना चाहिए कि समाज में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, यहाँ तो जो है श्रमिकों का अमानवीकरण हो रहा है। यहाँ जो है किसी उत्पादन से जो व्यक्ति मिलकर उसका उत्पादन करते हैं उस पर उसका जो है नियंत्रण होना चाहिए कि ये चीज़ हमने बनाया है। कहाँ हो रहा है, श्रमिकों का उस पर से नियंत्रण ही खत्म हो जाता है।
उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता है और उसे उतनी लाभ भी नहीं मिलती है। तो इन्होंने इसके बारे में उपाय सुझाया कार्ल मार्क्स साहब ने कि इसका उपाय है साम्यवादी सरकार की स्थापना। जब साम्यवादी सरकार की स्थापना होगी तो श्रमिकों का उत्पादन पर नियंत्रण भी रहेगा और क्या होगा, श्रमिकों का उत्पादन पर नियंत्रण भी रहेगा और उससे उसके लाभ पर उसका अधिकार भी रहेगा। साम्यवादी सरकार की स्थापना, ठीक है। अब जो है इतना ले लिया, साम्यवादी सरकार की स्थापना, इसका उपाय है, इसका हल यही है। और इन्होंने जो एक बात और कही कि इसके लिए और क्या है, तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति। क्या है इसका, भाई पूंजीपति जब हमारा शोषण करेगा, श्रमिकों का शोषण करेगा, तो सर्वहारा क्रांति ही इसका एक उपाय है, इसका एक उपाय है। तो इसके साथ आज का चैप्टर जो है समाप्त होता है और जो है अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि श्रम विभाजन पर दरखाइम साहब के क्या विचार थे और फिर जो है दोनों के विचारों की तुलना करेंगे, ठीक है। जय हिंद।